हेलो बच्चों, मैं दिव्या शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 10 का विषय हिंदी, पाठ 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। कालिदास का प्राणी प्रेम, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश, जिनका जन्म हुआ है सन 1925 ईस्वी में और जिनका निधन सन 1972 ईस्वी में हुआ है। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। इनके प्रमुख नाटक हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एकांकी है, अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, एक मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है, इसलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। हरिण शावक हिरण का बच्चा। व्यंग बाण यानी कटाक्ष में बातें करना। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया गया है। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। हनन यानी नुकसान, उनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे भी मित्र हैं, क्या हम अपने मित्रों को कष्ट में देख सकते हैं? कतई नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह हमें प्राणियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी हैं, इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। एकांकी की शुरुआत में कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। पुचकारता है यानी बच्चे को जिस तरह से हम प्रेम करते हैं। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। हिरण के बच्चे के शरीर से लहू यानी रक्त, खून, उसकी कुछ बूंदें टपक रही हैं। कालिदास कहते हैं, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। आहत यानी चोट लगने पर हम मरेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक हिरण का बच्चा हो या बच्चे कोई भी हो, हमेशा कोमल ही होते हैं। तो क्या हुआ, हम पीड़ा नहीं सह सकते? हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है। ये सत्य है कि इंसान अगर डर जाए तो एक रस्सी से, अंधेरे में पड़ी रस्सी से भी वो डर जाता है। तो बाणों से प्राण जा सकते हैं, पर अगर कोई हमें प्रेम करता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें प्राण भी दे सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण यानी बिछोना। बिछाने से पहले हम जो बिछोना डालते हैं, गद्दे, रजाई, गुदरी, जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हैं, उस पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। घृत अर्थात घी, लेप यानी लगाना या चिपकाना। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे। वनस्थली अर्थात जंगल। कोमल दुर्वा खाएंगे। दुर्वा यानी घास, खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका, यह आहत हरिण शावक, आहत यानी चोट लगा हुआ हिरण का बच्चा। यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी जिस राज्य में मल्लिका और कालिदास रहते हैं, उसके पास वाले राज्य में शायद लोग इसी तरह से प्राणियों को आहत करते होंगे? तो मल्लिका ने यहाँ शंका उत्पन्न की।
कालिदास कहते हैं, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाते हैं। आकृतियां यानी चेहरे, कुछ नए नए लोग हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं और झरोखे के पास जाके बैठ जाते हैं। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। जो नई आकृतियां हैं वो शायद राज्य के नए कर्मचारियों की है, कुछ कर्मचारियों की है। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। वक्ष यानी सीना, सीने से चिपका लेते हैं और उसे दुलार करते हैं। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर में सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन यानी बर्तन। मल्लिका ने कहा, माँ ने दूध औटा कर रखा है। औटाना यानी उबालना। देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है, जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। इष्ट यानी इच्छित, जो आप चाहते हो। अनिष्ट यानी जिसे आप नहीं चाहते, बुरा। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब कुछ विचित्र लगा कि बारिश होने से जो चारों तरफ का माहौल सुंदर हो गया है, खुशनुमा हो गया है, पर इन लोगों को देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उंडेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। दूध का बर्तन लेती है और एक खुले बर्तन में दूध ठंडा करने के लिए डालती है और साथ ही साथ कहती जाती है कि माँ आज बहुत रुष्ट यानी नाराज है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है और कहता है, कालिदास हम पहले से सुखी हैं। सुखी क्यों हैं? क्योंकि एक उम्मीद मिल गई है कि अब मैं सुरक्षित हूँ, तो मैं सुखी हूँ। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। ये सब बातें वो हरिण शावक से कर रहे हैं बच्चों। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रूही जैसे कोमल शरीर पर उससे प्राण छोड़ते बना कैसे? इतने छोटे बच्चे को कोई कैसे चोट पहुंचा सकता है? वह कुलांच भरता मेरी गोदी में आ गया। कुलांच यानी छलांग लगाते, फलांग मारते हुए मेरी गोदी में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले जाता हूँ, वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उनका सा ही स्नेह मिलेगा। क्योंकि दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है, कोई तकलीफ में देखकर जो हमें बहुत स्नेह देता है, तो वो सिर्फ माँ होती है। तो हिरण को वो एक ऐसे इंसान के पास ले जाना चाहते थे जो उसे बहुत प्रेम करेंगी, और वो है मल्लिका। मल्लिका, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। मल्लिका ने यह वाक्य पुनः दोहराया है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है कि एक युवान लड़की अगर इस तरह से भीग कर आती है तो यह समाज में गलत माना जाता है। तो माँ को यह बात कतई पसंद नहीं आएगी। और कालिदास ने फिर से उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहते हैं, दूध मुझे दे दो, इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे। हट यानी जिद। हम दूध अवश्य पिएंगे। बर्तन को, दूध का जो बर्तन है उसे कालिदास ले लेते हैं और बच्चे को मल्लिका ले लेती है। दोनों मिलकर बच्चे को दूध पिलाने का प्रयत्न करते हैं। बच्चा दूध नहीं पीता। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। राजपुरुष, राजा का पुरुष, तत्पुरुष समास। ड्योढ़ी यानी दहलीज, घर के बाहर और अंदर जाने के बीच की जो जगह होती है उसे ड्योढ़ी कहते हैं। वहां आकर दरवाजे के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? अर्थात ये पहले से ही कोमल है, इसका मांस पहले से ही कोमल है और तुम इसे दूध पिलाकर और कोमल कर देना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। जो दूध का बर्तन कालिदास के हाथ में था वह उसे दूर कर देता है। कालिदास कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं।
तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर देखता है, क्योंकि किसी अनजान का अचानक इस तरह घर में आ जाना और हिरण को लेकर बातें करना थोड़ी उन्हें नागवार गुजरती है। कालिदास कहता है कि आप इस तरह से कैसे एक अनजान घर में आ गए? दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। अर्थात बारिश हो रही है तो रक्त की बूंदें बारिश की पानी से बह सकती थी। ये तो शुक्र है कि बारिश नहीं हुई और इस बच्चे का जो लहू टपक रहा था उसका पीछा करते करते मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गया हूँ। कालिदास ने कहा, देख रहा हूँ तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो, क्योंकि यह प्रदेश तुम्हारे जैसा नहीं है। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। व्यंग्यात्मक हंसी हंसना अर्थात टॉन्ट वाली, कटाक्ष वाली हंसी हंसता है। दंतुल कहता है, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह दंतुल का अभिमान बोल रहा है कि जिस तरह के वस्त्र मैंने धारण किए हैं, इससे यह साफ पता चलता है कि मैं इस देश का नहीं हूँ। कालिदास ने कहा, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। तो दंतुल ने फिर से कहा, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देख के कह रहा हो? क्योंकि मस्तक पर तो नहीं लिखा होता है। ये एक कटाक्ष है, व्यंग है, क्योंकि किसी के मस्तक पर नहीं लिखा होता है कि वो कहाँ का है, क्या है, कौन है। जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। चोरी जो जिस तरह से हिरण के बच्चे को वो लोग ले आए, शायद इस अनुमान से वो कालिदास को चोर कह रहे हैं। और सामुद्रिक यानी ज्योतिषी विद्या का भी तुम अभ्यास कर रहे हो, क्योंकि तुम भविष्यवाणी करने का प्रयत्न कर रहे हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है और मल्लिका को यह बात कतई पसंद नहीं आती। वह कहती है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते हुए लज्जा नहीं आती? लांछन यानी आरोप, लज्जा यानी शक। दंतुल ने कहा, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो दोगी। कालिदास ने कहा, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। जिस राज्य में कालिदास रहते हैं उस राज्य में हिरणों का कोई शिकार नहीं करता। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। आपको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, इसलिए ठीक है, ये समझ लेते हैं कि हम तुम्हें सजा नहीं देंगे, क्योंकि अपराधी को सजा मिलती है। दंतुल कहता है, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांव वासी करेंगे? तुम जैसा एक सामान्य व्यक्ति मुझे अपराधी बनाना चाहता है? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? अपराध किसे कहते हैं, उसका न्याय कैसे किया जाता है, ये सब तुम्हें पता भी चलता है? कालिदास ने कहा, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। हम सभी को पता है क्या गलत है, क्या सही है, किस कार्य की हमें क्या सजा देनी चाहिए। तो शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, ये जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। दंतुल ने कहा, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं, कि जो राजपुरुष होते हैं, राजा के जो पुरुष होते हैं, सैनिक होते हैं, मंत्री होते हैं, वो एक सामान्य इंसान से थोड़ा ज़्यादा अधिकार रखते हैं। तो तुम्हें नहीं पता कि हमें कितने अधिकार हैं? देखो, मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास ने कहा, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। सजातीय यानी समान जाति वाले, पार्वत्य भूमि यानी पर्वत वाली भूमि। तो यह जो धरती है, ये कोई सामान्य धरती नहीं है, ये एक पर्वतों की भूमि है, और पर्वतों की भूमि की ये संपत्ति है, और हम सब इसके समान जाति वाले प्राणी हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंपेंगे।
अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इसे आपको दे देंगे तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी अस्तरण पर, बात यहाँ पर अधूरी छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पर अचानक अंबिका आ जाती है। अंबिका जो कि मल्लिका की माता जी हैं। उन्होंने अस्तरण का अर्थ होता है बिछोना और तल्प यानी खाट खटिया जिसे आप बोल सकते हो। अंबिका घर में प्रवेश करती हैं। इस घर के तल्प और अस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। इस घर के खाट, पलंग या बिछोना जो है वो किसी हिरण के बच्चे के लिए नहीं है। मल्लिका माँ को रोकती है, तुम देख रही हो माँ? अंबिका ने कहा, हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ तल्प और अस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए, पशु के लिए नहीं। कालिदास को माँ का व्यवहार अच्छा नहीं लगता। वह मल्लिका से कहता है, इसे मुझे दे दो। दूध का भाजन नीचे रख देता है, बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है, हमें किसी भी तरह के बिछोने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरी गोदी में ही आराम करेगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा और द्वार की ओर चल देता है। दंतुल और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। जब कालिदास उसे घर ले जाने का प्रयत्न करते हैं तो दंतुल कहता है, तो क्या तुम इसे ले जाओगे और मैं देखता रहूंगा? कालिदास ने कहा, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। आपकी क्या इच्छा है, अनिच्छा है, आपके ऊपर है। बिना उसकी तरफ देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। दंतुल, राजपुरुष की अरुचि रुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक है, क्योंकि राजपुरुष को अभिमान था और वह समझ रहे थे कि कालिदास एक सामान्य पुरुष है, वह इनकी बातों से डर जाएगा। तो यहाँ पर वह अपना रौब और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए कहते हैं कि मुझे बताना होगा कि क्या अच्छा है, क्या मुझे पसंद है और क्या मुझे नहीं पसंद। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है और कालिदास कहते हैं संभवतः, शायद। दंतुल ने कहा, संभवतः, शायद? तलवार की नोक पर हाथ रखे उनके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका ने कहा, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। मल्लिका ने राजपुरुष को रोका और कहा कि इस बच्चे के लिए जिद मत करो। हो सकता है कि तुम उस बच्चे पर, हरिण शावक पर अधिकार जमा रहे हो क्योंकि तुमने उसे चोट पहुंचाई है, पर कालिदास के लिए प्रश्न संवेदना का है, भावनाओं का है। और तुम्हारे पास शस्त्र हैं, वो निशस्त्र हैं और उन्हें किसी भी तरह की चिंता नहीं है। दंतुल ने कहा, कालिदास? तुम्हारा अर्थ है मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? यहाँ पर पूरा जो नाटक का अभिप्राय है वो पूरा परिवर्तित हो गया है। दंतुल कहता है, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। कालिदास की जो रचना है ऋतुसंहार, वह उज्जैनी के राज्यसभा में बहुत पढ़ी जाती है, गाई जाती है, उसका वर्णन बार बार होता है। तो वहाँ पर कालिदास बहुत प्रसिद्ध हैं, पर कालिदास को कोई जानता ही नहीं है। मल्लिका ने फिर प्रश्न किया, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? दंतुल ने कहा, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। क्यों? क्योंकि वो कालिदास को ढूंढना चाहते हैं। कोई उन्हें जानता नहीं है, नाम उनके प्रसिद्ध हो चुके हैं, वस्तुतः कालिदास को कोई जानता नहीं था। और यहाँ पर दंतुल ने आज कालिदास को ढूंढ लिया है। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो रहती है, आश्चर्यचकित हो गई है कि कालिदास इतना प्रसिद्ध है। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन देना चाहता है। दंतुल कहता है,
मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। अशिष्टता यानी अभद्रता, गलत तरीके से मैंने बात की। अब मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। मैं जाता हूँ और मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर आपने सभी ने देखा कि किस तरह से कालिदास वहाँ पर इतने प्रसिद्ध थे, कैसा उनका व्यवहार था। एक निहत्थे होते हुए भी वो एक शस्त्रधारी से डरे नहीं, और किस तरह से उन्होंने प्राणी प्रेम को अधिक, अपनी जान से ज़्यादा महत्व दिया। थैंक यू।